नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम आज अपने प्यारे बच्चों के लिए यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर दिया गया है, उसी मॉडल पेपर की स्टडी हम लोग करने चल रहे हैं। बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी ही पैटर्न पर हम और हमारे अध्यापक पढ़ाते आ रहे हैं। कुछ अपडेटेड सिलेबस है, इसलिए हम उस मॉडल पेपर को आपके सामने पूरी तरह से एक समराइज फॉर्म में, एक टेबलाइज फॉर्म में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, क्योंकि कुछ परिवर्तन हुए हैं जो इंटर कॉलेजेस के द्वारा बच्चों को नहीं बताए जा रहे हैं। जैसे, बिना किसी टाइम को लॉस किए हम अपनी बात शुरू करते हैं। बेटा, जो पहला ये इक्वेशन है, ये पहला ही इक्वेशन ये अभिकथन और तर्क का है। मतलब ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। जो असर्शन और रीजन सीबीएसई बोर्ड में आया करता था, वही सेम अब यूपी बोर्ड में भी असर्शन और रीजन टाइप का पहला ही क्वेश्चन आपके यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर ये मॉडल पेपर में दिया गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। ये वास यहाँ गलत लिख दिया है, ये बात आ गई है वसा। विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अपने बच्चों के लिए हम ये बता दें कि जब भी बात विटामिन की आए, तो विटामिन के लिए आपको याद रखना है KEDA। इतने जो विटामिन होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये विटामिन जो होते हैं ये फैट सोलेबल विटामिन माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अब हमको देखना है कि क्या मेरा असर्शन और रीजन दोनों सही है। जो रीजन है वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण है, या असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है, असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो ऐसे केस में ये हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं आया करते थे। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें हमको ये चूज करना होता है कि क्या सही है। फिलहाल इस क्वेश्चन में अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, यानी असर्शन और रीजन ये दोनों सही है, और जो हमारा असर्शन है वो रीजन है वो असर्शन को क्लियर एक्सप्लेन करता है। इस तरह से कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि CrH2O का होल 6 Cl3, CrH2O का होल 6 Cl3, और एक दूसरा है CrH2O का होल 5, ये Cl, और फिर ये आपका Cl2 और H2O। ये इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके यहाँ दिया गया है। अब आप सोचिए, ये जो है वाटर, यहाँ पे 6 वाटर है और यहाँ पे क्या है, ये 5 वाटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टाइप की समवयवता पाई जाती है। बेटा, ये जो विलायक योजन है, बॉन्डिंग है, आयोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये जो विलायक योजन है ना, इसी को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। तो ये विलायक योजन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, और हमारा हाइड्रेट यानी वाटर
तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स को देखिए, एक एक वाटर का डिफरेंस है और इस प्रकार से इसमें वाटर यानी हाइड्रेट आइसोमरिज्म पाई जाएगी। यहाँ पे Cl3 है तो ये Cl2 अंदर आ जाएगा और एक Cl आपका बाहर चला जाएगा, इस टाइप से। या अगर एक Cl यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एक Cl रहता है तो ये आपको Cl2 बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका Cl2 into H2O हो जाएगा। तो इस टाइप से जो 1 का बी है ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये विलायक योजन समाप्ति। हम आगे चलें। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं, इसमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा? आप सोचिए, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में अभी तक क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे, अब क्या है, अब विचारात्मक प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हम करें, लेफ्ट टू राइट करें, वो जब हम स्टडी लगाएंगे तो यहाँ जो डेंसिटी है वो घनत्व जो सर्वाधिक होगा वो CO का होगा। कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान और बटे आयतन। इस क्वेश्चन का इस थीम की सहायता से हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमको जो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा वो CO मिलेगा, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें बेटा, चलिए इस सब टाइप का देखिए, बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता। अम्लीय प्रबलता मतलब हो गया एसिटिक स्ट्रेंथ। एसिटिक स्ट्रेंथ हमको डिसाइड करना है। क्या क्या है मेरे पास, मेरे पास फिनॉल है यानी कि ये C6H5OH है। फिर हमारे पास एथेनॉल है CH3CH2 और ये OH है। क्लोरो एसिटिक एसिड है यानी ये CH2COOH है। फिर आपकी एसिटिक एसिड है यानी CH3COOH है। बेटा हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट हम आपको बताते हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पर ये जो ओइक एसिड हमारी है ना, ओइक एसिड में दो तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर अगर ओइक एसिड में -I इफेक्ट लग जाता है तो जो हमारी एसिडिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर -I पावर वाला लगता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर +I पावर का इफेक्ट लगता है तो जो हमारी एसिडिटी है बच्चा वो घट जाती है। एसिडिटी घट जाएगी +I पावर लगेगा तो इन चारों में जो आपका एथेनॉल है, फिनॉल है, एसिटिक एसिड है और क्लोरो एसिटिक एसिड है, हम आपसे बात करें ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो ये एलिफेटिक कंपाउंड से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम इसमें आएगा वो आपका क्लोरीन है। क्लोरीन -I शो करता है, तो सबसे ज्यादा जो मोर एसिडिक होगा आपका वो क्लोरो एसिटिक एसिड होगा। चलिए देखिए, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो क्लोरो एसिटिक एसिड मिल रहा है। मैंने अभी अभी बताया -I पावर लगेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो क्लोरो एसिटिक एसिड किससे ज्यादा एसिटिक होगा, वो एसिटिक एसिड से होगा। और तो और फिनॉल आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा, एथेनॉल का हो जाएगा। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, इसका जो कंप्लीट और करेक्ट आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, यानी ये इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए रिएक्शंस भी आ जाते हैं। ये देखना,
एरोमेटिक N2Cl, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस पर N2 प्लस और Cl ये लगा हुआ है। Cu के साथ HCl का रिएक्शन कराया जाता है। एरोमेटिक ये Cl आ जाता है प्लस N2 गैस और ये आपका CuCl बाहर। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके यूपी एमएसपी पर आ रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहा है और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सच मानिए कोई भी रिएक्शन अगर N2 रिमूव हो रहा है तो, अगर आपको N2 रिमूव हो रहा है, नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, तो आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, ये सेंडे मेयर अभिक्रिया हो सकती है और आपका ये 5वां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला आंसर सही होगा। आगे चलते हैं बेटा, ये बात करते हैं। देखिए कितना कितना बेहतरीन, कितना सोचने वाला क्वेश्चन। हम आपको बताते चले कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देती है, विचारात्मक प्रश्नों पर जोर देती है, समीक्षात्मक चीजों पर जोर देती है। इसलिए वो चाहती है, एनईपी का ये उद्देश्य है कि छात्रों में क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए, उनके अंदर विचारात्मक शैली को बढ़ाया जाए, तार्किक क्षमता को बढ़ाया जाए, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं अगला। अब ये कहता है कि दिए गए हार्मोन को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, मतलब पहले कॉलम में आपके हार्मोन है तो दूसरे कॉलम में उस हार्मोन का कार्य हो रहा है। पहले कॉलम में हार्मोन दिया गया है और दूसरे कॉलम में उस हार्मोन का कार्य दिया गया है। ठीक है भाई, जैसे इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है, वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखता है। चलिए, थायरॉक्सिन क्या करेगा, थायरॉक्सिन शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। और तो और बेटा, अगर टेस्टोस्टेरॉन की बात कर दी जाए, कहीं अगर टेस्टिस की बात कर दी जाए किसी भी ऑप्शन में, तो हमेशा जानो कि वो पुरुषों से संबंधित होता है, यानी पुरुषों के लक्षण के लिए वो उत्तरदायी होता है। डी की बात करें, मिनरेलोकार्टिकोइड, तो ये गुर्दे से संबंधित होने वाली समस्या, उनके अंदर जो वाटर लेवल है, उनके अंदर जो साल्ट्स का लेवल है, उसको ये कंट्रोल करता है। तो अब जरा देखो बचा क्या, ई वाला पार्ट बचा, वो उसका डी हो जाएगा। हम बात करें ए का बी, तो अब ए का बी यहां भी सही है और ए का बी यहां भी सही है। बी का सी, तो बी का सी यहां भी सही है, बी का सी यहां नहीं सही है, इसलिए जो पूरा आंसर आपका हो गया, ये 2 नंबर का आंसर करेक्ट हो गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये जानना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए फटाफट आगे की ओर चलते हैं। बेटा स्थिर क्वाथी मिश्रण, हाँ, हम अपने बच्चों को ये भी बताएंगे कि कई बार जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो कहीं ज्यादा क्लिष्ट हो जाते हैं हिंदी के वर्ड, इसलिए हिंदी के वर्ड्स पे बहुत ज्यादा हमको नहीं जाना है। बेटा स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होता है ये एजियोट्रोपिक मिश्रण होता है, एजियोट्रोपिक ये मिक्सचर होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसके बारे में हम आपको बताएं कि 2 या 2 से अधिक जो लिक्विड सोल्यूशन है ना, 2 या 2 से अधिक लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसको मिलाने पर जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट रहे, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है तो हम उसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। फिर से समझिए कि 2 लिक्विड हमारे पास हैं, उनको हम कंबाइन कर देंगे, उनको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने पर अगर उनकी बीपी कांस्टेंट रहती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन। अगला देखिए, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व का मतलब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो एक्टिविटी है वो स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है। इसका कारण क्या है बेटा, स्कैंडियम से लेकर के और कॉपर तक
इनकी एक्टिविटी घटने का कारण यह है कि इनका जो परमाणु का आकार है, यानी कि जो रेडियाई है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो घटती है। और इसके कारण क्या है, क्योंकि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी बढ़ जाती है, इसलिए जो इनकी एक्टिविटी है वो धीरे धीरे करके क्या होती है बेटा, घटती हुई चली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम आपसे पूछे जाएंगे। अब दो नाम पूछे जाएंगे, चलिए समझते हैं। ये चार अमोनिया है, फिर ये क्लोरीन है, फिर ये नाइट्रो है, और ये कोबाल्ट है, ये सीएल है। एक से ज्यादा लिगैंड जब होते हैं तो उनके नाम इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में रखे जाते हैं। ठीक है, चार अमोनिया है बेटा, तो ये आपका हो गया टेट्रा अमीन हो गया, क्लोराइडो, NO2 को नाइट्रो, फिर आपका ये हो गया CO, CO क्या है, कोबाल्ट। अब ये जो कोबाल्ट है वो जुड़ेगा तो, लेकिन नाइट्रो का N वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, इसलिए ये हो गया नाइट्रो कप्पा N कोबाल्ट, और ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये एक माइनस शो करेगा, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बेटा, 6 अमोनिया है, तो ये हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और उसके बाद क्लोराइड कर देंगे। इसका तो 0 होता है, इसका -1 होता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये आपको 3 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। और आगे हम देखते हैं, इसमें क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, यानी यहां जो आपको लिखना है वो ऑर्डर ऑफ बीपी लिखना है, ऑर्डर ऑफ बीपी के बारे में लिखना है। बीपी जो डिपेंडेंट करता है, किस बात पर बीपी निर्भर करता है, कंपाउंड कोई भी हो, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर बीपी किस पर डिपेंड करता है। बेटा बीपी जो है सबसे पहले वांडर वाल फोर्स पर निर्भर करता है। वांडर वाल फोर्स की बात हम करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, और मॉलिक्यूलर वेट और जो उनकी सरफेस एरिया है उनके साथ ये बढ़ता जाता है। आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये इंक्रीज कर देता है मॉलिक्यूलर मास पर या मोलर मास पर, मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो उस कंपाउंड की बीपी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और तो और अगर हम बीपी की बात करें तो ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के भी ये प्रोपोर्शनल होता है। अब इस तरह से अगर हम ये देखें ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफार्म, क्लोरोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन, तो बेटा जो ब्रोमोफार्म है ना, ब्रोमोफार्म हमारा CH Br3, 3 Br होने के कारण इसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी, और ब्रांचिंग ज्यादा होने के कारण जो CH Br3 की बीपी है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद डाइब्रोमोमेथेन, मतलब ये CH Br2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन यानी ये CH3Br हो जाएगा, यहाँ पे CH2 लगेगा, और फिर सबसे लास्ट में क्लोरोमेथेन, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। अब अगर उसने कहा था कि बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, तो ये जो ऑर्डर आपने लिखा है, ये जो ऑर्डर है ये घटता हुआ क्रम है, मतलब ये जो ऑर्डर है ये बेटा ये घटता क्रम है।
अगर आपको इसमें इसी का बढ़ता हुआ क्रम चाहिए, अगर आपको इसका बढ़ता हुआ क्रम चाहिए, बढ़ता हुआ क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को पलट देंगे। इसी को पलटने का मतलब ये है कि ये CH3Cl हो जाएगा, फिर आपका CH3Br हो जाएगा, फिर CH2Br2 हो जाएगा, और फिर आपका CHBr3 हो जाएगा। इस टाइप से ये जो है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि घटता हुआ क्रम हो जाएगा। इसी आधार पर आपको ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, इसी आधार पर इसको सॉल्व कर लेना है। आगे हम बात करेंगे तीसरे का C7H8O मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले मोनोहाइड्रिक फिनॉलों की संरचनाएं लिखिए। आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि कितने प्रकार के मोनोहाइड्रिक फिनॉल होते हैं, यानी ये फिनॉल आपके हो गए, इसको आप चेंज करते जाइए। C7H8O, तो अब ये C6 हो गया, जाहिर है कि यहाँ पे एक कार्बन आएगा, फिनाल है तो एक OH तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया, 1 2 3 4 5, अब ये मिल गया आपको 3, तो ये हमारा हो गया C7H8O। अब क्या है, एक बार आप OH करके यहाँ कर सकते हैं, फिर दोबारा आप अपना OH लिख करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस टाइप से आप सॉल्व करते रहिए और उसको फिर आगे हम लोग देखते रहेंगे। चलिए तीसरे का खा, ये आपको खा देखना है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 के, जो बेंजीन का क्वथनांक है वो 353.23 के दिया है आपको, मतलब जो टी दिया है वो 353.23 के दिया है। 1.8 ग्राम आवासशील विलेय, स्मॉल w जो दिया है ये 1.80 ग्राम दिया है। 90 ग्राम बेंजीन, कैपिटल W ये दिया है 90 ग्राम गिवन है, यानी C6H6 ये बेंजीन है। विलयन का क्वथनांक बढ़कर ये 354.11 हो जाता है, मतलब ये हो गया 354.11 हो जाता है। विलेय के मोलर मास की गणना करो, यानी आपको स्मॉल m निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला होगा वो आपको याद होगा, ये बेटा ये डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 1000 KB स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और ये कैपिटल इतना होता है। अब अगर मुझे m फाइंड करना है तो m हम फाइंड कर लेंगे, ये 1000 KB स्मॉल w हो जाएगा, और जो डेल्टा टीबी है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सारी वैल्यूज की, तो ये हो गया 1000। जो KB है हमारा, KB की वैल्यू भी गिवन है 2.53, तो ये 2.53 है, इनटू स्मॉल w बेटा गिवन है, ये है आपका 1.8, डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी। अब डेल्टा टीवी को जब हम माइनस कर लेंगे, कैसे माइनस करेंगे, टी ये देखिए 353.23 और 354.11, तो ये हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23। कैपिटल W जो गिवन है वो 90 गिवन है, इस तरह से हमको गिवन है। अब इतने को हम सॉल्व करेंगे, जब हम इतने को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप सॉल्व करके देखिएगा। ये वैल्यू जो आती है वो 57 के अप्रॉक्स आती है, यानी कि XYZ, ये आप जो कुछ भी इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा। जो मेथड बताया था हमने
वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। बेटा कंप्लीट अगर कैलकुलेशन भी करेंगे, कटिंग फिटिंग भी करेंगे तो फिर ये वीडियो काफी लंबा हो जाया करता है। आइए देखते हैं, इक्वेशन को कंप्लीट करना है, रिएक्शन को पूरा करना है। हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो KMnO4 है ये काम क्या करवाता है। ये जो KMnO4 है ये ऑक्सीडेशन कराता है। इसका काम क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन कराता है बेटा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। ये K2Cr2O7 की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। और ये हमको यहां से ये ब्रेक करेगा, ये अलग हो जाएगा, ये हमको इस तरह से ये COOH यानी बेंजोइक एसिड का निर्माण ये कर देगा। ठीक है। अगला देखिए CH3CH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2। इसमें क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस H2 के साथ ये पानी बना करके ये बाहर हो जाएगा और जो बचता है ना वो यूं पलट के जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C6H5 यानी बेंजीन रिंग। ये हो गया CH डबल बॉन्ड। अब ये वाला जो CH है ये जाकर के इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो बेटा हमको N मिल गया, फिर हमको NH मिल गया और ये C डबल बॉन्ड O है तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये NH2 हो गया। इस टाइप का हमको कंपाउंड ये मिलता है। फिर आगे वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखें, प्रोटीन की 2 डिग्री स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, ये पूरी आपकी थियरी है। ये आपको बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हमने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। इस क्वेश्चन के लिए बायोमॉलिक्यूल्स का जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं। बीटा प्लीटेड सीट और अल्फा हेलिक्स वहां पे पढ़ाया हुआ है, तो ये आप वीडियो आप देख सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह के आंसर आपको बताए जाते हैं। ये देखिए हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक छोटा सा नियम जो हर परीक्षाओं में आता है वो है हेनरी का रूल और उसका एप्लीकेशन। इसके लिए आपको हमारी सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है, बिलियन चैप्टर है बेटा, सॉल्यूशन के वीडियोस को आप जाइए, चैनल पर जाइए या हमारे टेलीग्राम पे भी हमसे आप क्वेरी कर सकते हैं। किसी को अगर इसका वीडियो चाहिए तो वो हमसे पूछ सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ये नंबर आपको दिया जाता है, इस नंबर पर आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको लेकर के हमसे ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं भी मिल रहा है तो आप हमसे इसकी चर्चा कर सकते हैं। इसी पर टेलीग्राम भी है, इसी पर आपका व्हाट्सएप भी है, आस्कर एजुकेशन के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, वहां से आप जुड़ करके इसकी चर्चा कर सकते हैं। ये अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है, यह डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा कि यूपीएमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद ये चाहता है कि हमारा बच्चा अब विचारात्मक प्रश्नों को हल करे, थोड़ी सी क्रिएटिव लर्निंग करे, सोचने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर निर्भर करे, इस सब टाइप के। चलिए और आगे पेपर हम देखते हैं। कमरे के ताप पर रखे सोडा वाटर की बोतल खोलने पर वह क्यों फफकती है, तो यहाँ पे ये प्रेशर का रीजन है ना, ये प्रेशर के कारण है। यानी हम हिंदी में अगर लिख दें दाब के प्रभाव के कारण, तो दाब के प्रभाव के कारण अगर हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, ये हेनरी के नियम में बेटा वहां पे हमने पढ़ाया हुआ है, वहां पे हमने इसको कर दिया है। और चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम ये 100 से अधिक बार, 100 से अधिक बार आ चुके हैं। मतलब जब से विद्युत रसायन इंटरमीडिएट में है, मेरे जमाने से 2004 का मैं इंटरमीडिएट हूं, और यहां तक कि मेरे और भी जो बड़े भाई बहन हैं वो भी बताते हैं कि फैराडे का नियम बहुत बार आता है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए जिसमें 5 साल 10 साल के पेपर होते हैं, ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको ये अल्टरनेट करके, हर पेपर में ना तो एक से दूसरे पेपर में फैराडे का नियम ये मिल ही जाएगा। इसलिए इसको जरूर रट लेना है। फैराडे के दोनों नियम आपको रट लेने हैं, जरा भी छोड़ना नहीं है।
फिर हम बात करें आगे ए से बी के लिए ए की सांद्रता और समय का आलेख चित्र दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिक्रिया की कोट क्या है? अब जो है इस ग्राफ को जब हम देखते हैं बेटा, तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो हमको जीरो नजर आती है, जीरो मिलती है। इसकी थियरी समझने के लिए जिसको इसकी थियरी समझना है वो हमसे एक्स्ट्रा पूछ सकता है, वो वीडियो हम अलग से बना के दे देंगे, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन ये अलग ही हो जाता है। हम ढलान जब चेक करते हैं तो इस इक्वेशन के ये y बराबर mx प्लस c के आधार पर ये हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन होता है, हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो ढलान यानी m जो आता है बेटा वो -k हमको मिल जाता है। वेग स्थिरांक की इकाई यानी ये हमको यूनिट यहाँ से चेक करना होता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर, और ये सेकंड, चूंकि ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है तो जब ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। ये कंप्लीट थियरी है, ये पूरी थियरी है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना हम कैसे करेंगे। हमेशा बिल्कुल 4 4 5 5, आप ये जान लीजिएगा कि 4 4 5 5 अंतर आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कर देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना है। हमने लेंथेनाइड एक्टिनाइड की ट्रिक बता रखी है। लेंथेनाइड को याद कैसे करेंगे, एक्टिनाइड को याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक हमने बता रखी है, जिसका प्रयोग आप कर लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या के लिए, हाँ, ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो क्या बताया है? हमने कॉन्सेप्ट बताया है लैडर लाइक, सीढ़ी के नुमा संरचना। जो लड़का लैडर लाइक स्ट्रक्चर याद रखेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा जान सकता है, वो उसको लिख सकता है। और आगे देखिए, वर्नर का सिद्धांत, WT, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी, ये बेटा ये नोबेल प्राइज विनर है, ये नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है ये, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनकी थियरी बस छोटी सी थियरी है 5-7 मिनट की, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, ये मॉडल पेपर है इस हिसाब से। देखो फिर आ गया, वसा में मिले 4 विटामिन के नाम, ये हमने पहले भी बताया था। वसा में मिले 4 विटामिन के नाम, तो केडा 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 कितनी बार बताया, इसको याद कर लो। और इनकी कमी से होने वाले रोग, तो के, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग हैं रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, ये विटामिन के की कमी से रोग होता है। ई की कमी से जो रोग है उसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया, जो विटामिन ई की कमी से रोग है, एनीमिया, एनीमिया का मतलब है कि आरबीसी का घटना। हमारे शरीर में आरबीसी जो है वो कम हो जाती है, कम होकर के वो ब्रेक कर जाती है, यानी आरबीसी एक तरह से फट जाती है। डी, डी की बात होती है, रिकेट्स नाम सुना होगा आपने, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। और ए हमारा क्या किसका कारण है? ये रतौंधी कराता है। तो ये हो गया बेटा इनकी 4 विटामिन और 4 विटामिन से होने वाली कमी, कि कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल हैं और उनकी विटामिन से होने वाली कमी क्या क्या है। और आगे देखता हूं भाई, ये देखिए कितना बढ़िया न्यूमेरिकल आ गया, 0.1 मोल इनवर्स KCl, 0.1 मोल इनवर्स KCl। ये सारी चीजें आपको क्या गिवन है, किसी न्यूमेरिकल में क्या गिवन है बेटा, वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे इस तरह के, लेकिन न्यूमेरिकल लोग नहीं कराते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप करा के पेपर का दिखा करके फिर वो छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। KCl से भरे हुए एक चालक सेल का प्रतिरोध,
यानी जो R आपको गिवन है ये 100 ओम गिवन है, R आपको 100 ओम गिवन है। 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन भरने पर, ठीक है, 520 ओम हो तो 0.0 मोल पर लीटर यानी कि चालकता और मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर है। यानी जो आपको G की वैल्यू गिवन है ये 1.29 सीमेंस पर मीटर है। इसको हमको क्या मिला है, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम 100 से, क्योंकि जो कप्पा होता है, कप्पा हमारा होता है, ये क्या गिवन है, ये हमको कंडक्टिविटी यानी 1.29 ये हमको गिवन है। अब हमको कंडक्टिविटी M चाहिए, तो कंडक्टिविटी M का मतलब होता है ये कप्पा बाई C की वैल्यू आती है बेटा। तो हमको क्या मिल जाएगा, कप्पा को हम फाइंड करेंगे, हमको यहाँ पे 520 ओम गिवन है, तो 520 ओम जब गिवन है तो 129 हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 129 डिवाइड बाई 520 ओवरऑल डिवाइड बाई 0.02, तो 0.02 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये 20 मिल जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 0.0124 हमको मिल जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर मिलता है क्योंकि वीडियोस आपकी काफी लंबी हो जाती है। आगे की बात करें बेटा, N2O4 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। इसमें ln के और 1/t के मध्य ग्राफ खींचना है, a और EA का मान को निकालना है। ग्राफ हम आपको खींच करके बता सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसको ln k में कन्वर्ट करना है, फिर 1/t में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखते हैं वीडियो को पूरा देखते हैं, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की जरूरत है तो हमको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर इसको भी सॉल्व कीजिए, हम आपको सॉल्व करके देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बेटा आवश्यकता से अधिक समय लग जाता है और वीडियो भी आपकी काफी लंबी हो जाती है। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में कम आते थे, ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हमारे बहुत ही कम आते थे, लेकिन इस टाइप से इन्होंने पूरा 6 का बना दिया, कंप्लीट क्वेश्चन बना दिया कि आप इसको देखिए। ये स्टोरी टाइप का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, जो लड़का इसको कंप्लीट देखेगा नहीं वो कैसे कर पाएगा। बेटा एक कलरलेस ए, तो ए जो हमारा है वो क्या है, C6H7N है, बहुत कम सोलेबल है यानी कम घुलनशील है। ये आपका क्या हो गया, ये लेस सोलेबल है। खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया से जल में विलेय एक यौगिक B देता है। मतलब B कब मिलता है, जब हम A की क्रिया B से कराते हैं खनिज अम्ल के साथ, तो हमको क्या मिलता है, हमको B मिलता है। यौगिक A क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से क्रिया करके C बनाने के कारण दुर्गंध देता है, C भी बनता है भाई। यौगिक A की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया यौगिक D देता है, ये हमको D भी देता है। जो क्षार में घुलनशील है, Na, NO2 और HCl के साथ अभिक्रिया से यौगिक A E देता है, एक 5वां रिएक्शन मुझे E भी देता है। जो क्षारीय माध्यम के साथ फिनाल के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंजक का रंजक बनाता है, यानी जो F हमारा है वो क्या है, वो डाई बनाता है। बेटा A से F तक यौगिकों को पहचानिए, पूरा कंडीशन याद करिए। ए जो हमारा होगा C6H7N आपके पास है, सोचिए C6H7N, तो ये C6H5 हो गया, अब ये H5 हो गया और NH2, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम चेक करें तो C6H5 C6H7N आपका ये हो गया जो कि एनिलीन है।
किसी खनिज अम्ल से रिएक्शन के लिए कह रहा था, तो खनिज अम्ल से रिएक्शन होगा तो जाहिर है कि HCl आएगा। HCl आएगा तो ये जो NH2 है ये NH3 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। C की बात हम करें तो C जो है, C के लिए उसने क्या कहा था कि यौगिक A क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करके हमको C देता है। ठीक है, तो यौगिक A जो है वो क्लोरोफार्म से रिएक्शन करा के यौगिक C देता है। यौगिक A की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके यौगिक D देता है। तो D की बात करें हम, यौगिक सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये बेटा ये हमारा हो गया बेंजीन। अब बेंजीन के साथ वो सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ पे N2Cl हो चुका है, तो जब ये N2Cl हो चुका है तो N डबल बॉन्ड N, ये आपका SO2 और ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ई की बात करें तो ये ई आपका फिर वो डाई एजोनियम साल्ट बना देगा, यानी N2 प्लस और ये Cl माइनस हो गया। जो F है वो आपका डाई है, वो आपका रंजक है। डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर इसमें कोई असुविधा होती है, आपको इस क्वेश्चन का डिटेल चाहिए तो अलग से हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप टाइप कर सकते हैं, वहां से हम आपको एक अलग सा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में अभिकर्मक और उत्पाद की प्रमुक्ति की पहचान कीजिए। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो नॉर्मल लोग, जो सामान्य पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसको टच ही नहीं करते हैं बेटा, बिल्कुल भी नहीं टच करते हैं। इसमें ये बताना होता है कि हमारा 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। तो जब अच्छी जानकारी आप रखेंगे, जब कंप्लीट जानकारी आप रखेंगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगर आपको ये स्पेशल ये क्वेश्चन चाहिए तो ये आपको, इसके लिए आपको अलग से हमें मैसेज करना होगा, हम आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। अब आप देखिए, बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विरचन आप किस प्रकार करेंगे। आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन से ही ये बनाना है, बेंजीन से ये बनाना है, बेंजीन से ये बनाना है, बेंजीन से ये बनाना है, और बेंजीन से ही ये आपको बनाना है। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के आएंगे। तो बेंजीन को पूरा पढ़िए, उनके रिएक्शंस को पूरा पढ़िए, ये सारे रिएक्शन आपके हो जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, व्याख्या कीजिए पूरी थियरी। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, रोजनमुंड। हम एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो, ये 4 रिएक्शन ऐसे बताते हैं अपने बच्चों को, जो ऑलमोस्ट ये आते हैं, अल्टरनेट करके हर एग्जाम में ये आते ही हैं। तो थियरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, आप देखिए, ये जो है चाहे इन दोनों को कर सकते हैं या इन दोनों को कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कारण बताओ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनको जो है आप अपने स्तर से क्या क्यों होता है, इस तरह से क्यों होता है, ये आप इसको कर सकते हैं। फिर आप आगे देखिए, आप कैसे संपन्न करेंगे, मतलब कि ये OCH3 है, CH3Cl ऐड हो रहा है, इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन इससे क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। तो बेटा हाँ, आप जानो कि AlCl3 होता है, ये आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन कराता है। OCH3 है तो ये पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, ये आपका OCH3 है तो यहाँ से ये आपको CH3 मिल जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ही आसान होता है, ये ZNO बन के निकल जाता है, यहाँ से जिंक बन जाता है। RCHO RMGX है तो RCHO RMGX पे तो ये हो गया HCH, इधर आपको मिल गया OMGX और ये हो गया R। फिर आप यहाँ से वाटर दे देते हैं, तो ये RCH2 और OH निकल जाता है, MgOH का होल ट्वाइस ये बाहर हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिडक्शन करने पर एल्कोहल मिलता है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल दे देगा बेटा, ये RCH2OH दे देगा। ये आपका HBr है, HBr को आप तोड़ेंगे, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा, Br इसके साथ आ जाएगा, यानी आपको मिल गया CH3 CH2 CH2 और ये OH हो गया, और प्लस ये क्या हो गया आपका CH3Br हो गया।
तो ये मॉडल पेपर ये यूपीएमएससी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। जो पहले क्वेश्चंस आया करते थे पिछले सालों तक वो कुछ इससे थोड़ा सा अलग थे। इन्होंने कंपटीशन का लेवल बढ़ाया है, उसके अंदर का जो मैटर है वो इंक्रीज किया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब बोला कि प्रोपेनॉल को क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दीजिए। आपके साथ प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनॉल मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल का KMnO4 साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको ये COH मिल जाएगा, यानी प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड में फिनाल के साथ क्रिया करा दीजिए, तो फिनाल के साथ क्रिया करा देंगे तो पैरा ब्रोमोफिनाल आपका मिल जाएगा। ये बेटा ये फिनाल है और ये पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। HNO3 से फिनाल की क्रिया, तो यहाँ पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी नाइट्रोफिनाल आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बार अर्थो नाइट्रोफिनाल और दूसरा क्या है, पैरा नाइट्रोफिनाल। फिनाल की NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से रिएक्शन आप कराएंगे, तो क्लोरोफार्म से रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, यानी ये आपका फिनाल तो रहेगा ही रहेगा। और फिनाल के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपका CH डबल बॉन्ड को CHO हो जाएगा। एनिसॉल, हाँ एनिसॉल का फार्मूला ही अधिकांश लोग भूल जाया करेंगे। अचानक से बेंजीन नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला लोगों को याद रहता है, तो एनिसॉल का फार्मूला ही आप भूल जाएंगे। तो ये OCH3 होता है। कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 के मिश्रण के साथ रिएक्शन कराते हैं आप इसमें, तो क्या होता है, आपको नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन अर्थो पर और पैरा पर मिल जाता है। मतलब ये रिएक्शन आप करते हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो बेटा ये एनिसोल का अर्थो और पैरा पोजीशन का ये मिक्सचर मिल जाता है, यानी यहाँ पे नाइट्रो मिल जाता है, और फिर ये हो गया OCH3, ये आपका क्या हो गया, इसका ये पैरा पोजीशन का मिल जाया करता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं। ये आपने पूरा पेपर देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें असर्शन रीजन भी है, इसमें मैच कराने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें कारण बताओ वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें थियरी है, इसमें न्यूमेरिकल है। लगभग 10-10 नंबर की संख्या में इसमें न्यूमेरिकल है। तो ये हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ही एक तरह से कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर जैसा पेपर धीरे धीरे होता जा रहा है। जो पुराने अध्यापक भी हैं उनको भी पता है कि ये चीजें मैच द फॉलोइंग एंड असर्शन रीजन ये चीजें आ रही थी, अभी तक CBSE में आ रही थी, अब ये क्या है, अब यूपी में भी आ रहा है। आप सोचिए पूरा पेपर आपने देख लिया लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स गायब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यूपी बोर्ड से गायब है, यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर से गायब है। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात, हमारे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इसकी वैल्यू होगी, इतना मान होगा, इसकी यूनिट होगी, इसका मात्रक होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब हमारे क्या है, चार चार कंडीशन को अडॉप्ट करिए फिर क्वेश्चन सही करिए। तो बेटा इस मॉडल पेपर को देखिए, जल्दी ही हम 50 क्वेश्चन की एक असर्शन रीजन की सीरीज आपको देंगे। 50 क्वेश्चन का असर्शन रीजन हम आपको कराएंगे, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा, CBSE और यूपी बोर्ड दोनों के लिए होगा। 50 क्वेश्चन असर्शन रीजन का 50 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए और सबको जगाइए कि अब ये बदलते पैटर्न पर परीक्षा हो रही है और असर्शन रीजन के क्वेश्चन चूंकि सोसाइटी में कम है तो हमें कलेक्शन करना है अच्छे क्वेश्चंस का, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप उसको देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन, मैं था डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू।